टीवी 15 इंडिया न्यूज। दियूल गांव दी राख का जहर और सफेद मौत का संकट। इसे डिटेल में समझते हैं। असल जिंदगी के दृश्य ना कभी कभी उन डिस्टोपियन हॉलीवुड फिल्मों के सेट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ऐसे गांव के बारे में सोचिए जहां आसमान से लगातार एक सफेद चादर बिछ रही हो। पहली नजर में देखने पर वो किसी बहुत ही खूबसूरत बर्फबारी जैसा लग सकता है। दूर से तो वैसे ही दिखेगा। हाँ, छतों पर सफेद परत है, रास्ते पूरी तरह से ढके हुए हैं, लेकिन जब वो तथाकथित बर्फ सांसों के जरिए शरीर में जाती है ना, तो वो ठंडक नहीं देती, वो फेफड़ों को अंदर से पूरी तरह छलनी कर देती है। क्योंकि जाहिर है वो बर्फ तो है ही नहीं। टीवी 15 इंडिया की एक हालिया खोजी डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें इसे बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, सफेद मौत। सफेद मौत, बाप रे। बिल्कुल। रिपोर्टर दिनेश कुमार पांडे ने अपनी इस 15 मिनट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जो जमीनी हकीकत दिखाई है वो सच में विचलित करने वाली है। ये पूरी कहानी बिहार के भोजपुर जिले, जिसे आरा में कहा जाता है, वहां के जगदीशपुर थाने के तहत आने वाले दो गांवों की है, दियूल और ककिला। और इस रिपोर्ट का शीर्षक ही है दियूल गांव राख का जहर, या जिसे उन्होंने दियूल का दम घुटता है, राख का काला सच भी कहा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मकसद यही है कि हम इस सफेद मौत के पीछे के उस काले सच को थोड़ा गहराई से समझें, जिसने मतलब 5000 से अधिक की आबादी का एकदम दम घोट रखा है। सही कहा आपने। ये महज किसी एक गांव के प्रदूषण की कहानी नहीं है, ये इस बात का एक सीधा दस्तावेज है कि जब अनियंत्रित औद्योगिकरण को बिना किसी लगाम के छोड़ दिया जाता है तो कागजों पर लिखे कानून जमीन पर कैसे दम तोड़ देते हैं। और अगर इस संकट के स्रोत की बात करें ना, तो डॉक्यूमेंट्री के शुरुआती दृश्य ही अपने आप में डरावने हैं। वो दिखाते हैं कि हवा में हर तरफ राख उड़ रही है। हाँ, मैंने भी वो विजुअल्स देखे। और ये राख सीधे राइस मिलों, यानी जो चावल मिले हैं, वहां से आ रही है। वो इसे बस ऐसी खुले में फेंक रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात जो तुरंत समझ में नहीं आती, मतलब मैं सोच रही थी कि राख तो हल्की होती है ना, वो हवा में उड़ती है। बिल्कुल। पर रिपोर्ट ये बताती है कि गांव की जो सार्वजनिक और काली नालियां हैं, वे इस राख के कारण पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। मतलब एक हल्की उड़ने वाली चीज किसी नाली को इतना कैसे जाम कर सकती है कि पूरा का पूरा जल निकासी ढांचा ही ढह जाए। देखिए, यहीं पर ना इस राख की असली प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये लकड़ी या कागज को जलाने से बनने वाली कोई साधारण राख नहीं है। अच्छा, तो ये अलग कैसे हो? चावल की मिलों से निकलने वाली जो धान की भूसी की राख होती है, उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हाँ। अब होता क्या है कि जब ये सिलिका युक्त राख भारी मात्रा में हवा से उड़कर नालियों के पानी में गिरती है, तो रासायनिक स्तर पर एक प्रतिक्रिया होती है। ये पानी के साथ मिलकर कोई साधारण कीचड़ नहीं बनती। तो क्या बन जाती है? ये एक तरह के स्लो सेटिंग कंक्रीट की तरह व्यवहार करने लगती है। बाप रे, एक मिनट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये राख नालियों के पानी से मिलती है, ये सच में सीमेंट की तरह जमने लगती है। बिल्कुल यही होता है। ये तो फिर सिर्फ नाली गंदी होने का मामला नहीं हुआ ना, ये तो ऐसा हो गया जैसे गांव के ड्रेनेज सिस्टम की नसों में सीधे कंक्रीट भरा जा रहा हो। हाँ, एकदम सटीक तुलना है ये। और इसी वजह से आप इसे झाड़ू लगाकर या पानी की तेज बौछार से साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सख्त हो चुकी है। क्योंकि वो जम चुकी है। इसी वजह से इस ऐश स्लग ने नालियों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। गंदा पानी वहीं रुककर साड़ रहा है, जल निकासी का पूरा तंत्र ठप है। और आप समझ सकती हैं कि रुका हुआ गंदा पानी अपने आप में हैजा और डेंगू जैसी भयानक बीमारियों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। उफ, और ये जो सीमेंट नुमा राख है, ये सिर्फ गलियों और नालियों तक सीमित नहीं है। मतलब संकट की गहराई तब समझ आती है जब रिपोर्ट में एक ग्रामीण का बयान सामने आता है। वो बयान? हाँ, वो बहुत ही बेबसी से कहता है, साहब, खाना खाते समय थाली में राख गिरती है। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है ना? ये एक ऐसा वाक्य है जो सीधे चोट करता है। इसका मतलब है कि ये सिल्का वाली जहरीली राख लोगों के घरों के अंदर, उनकी रसोइयों और उनके भोजन तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। एक इंसान के लिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन यहाँ वो सुरक्षा पूरी तरह से छिन चुकी है। डॉक्यूमेंट्री में इस स्थिति को दर्शाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअल प्रॉम्प्ट भी है, जिसे डेविल विलेज की संज्ञा दी गई है। हाँ, वो दृश्य सच में डराता है। उसमें दिखाया गया है कि मिल की चिमनी से निकलता हुआ धुआं
ऐसा लगता है जैसे किसी दानव का, किसी राक्षस का हाथ या चेहरा हो जो पूरे गांव को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा बच्चा बहुत डरा हुआ अपने मुंह पर कपड़ा बांधे खड़ा है। मतलब मुझे तो ये स्थिति किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के उस दृश्य जैसी लगी जहां कोई एलियन गैस पूरे शहर को निगल रही हो। आप जो कह रही हैं वो बहुत हद तक सच है। और वो दृश्य सिर्फ एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं है, वो उस बच्चे के शरीर के अंदर चल रही तबाही का एक बाहरी रूप है। अंदर की तबाही? जरा उस सिलिका के बारे में सोचिए, जो पानी में मिलकर कंक्रीट बना रहा है। सिलिका के कण माइक्रोस्कोपिक स्तर पर बहुत ही महीन और नुकीले होते हैं। अच्छा, जैसे कांच के टुकड़े। बिल्कुल वैसे ही। जब वो बच्चा या कोई भी ग्रामीण सांस लेता है तो वे नुकीले कण सीधे उनके फेफड़ों में जाते हैं। वे फेफड़ों के अंदरूनी ऊतकों यानी टिश्यूज में छोटे छोटे कट लगाते हैं। हे भगवान! और जब मानव शरीर उन घावों को भरने की कोशिश करता है तो वहां स्कार टिश्यू बन जाते हैं। समय के साथ इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया के कारण फेफड़े अपनी प्राकृतिक लचक खो देते हैं और सख्त होने लगते हैं। ये तो ऐसा है जैसे जैसे इंसान के शरीर के अंदर धीरे धीरे पत्थर बन रहा हो। बिल्कुल। इसे चिकित्सीय भाषा में सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से जोड़ा जा सकता है। अगर ये सच में फेफड़ों को अंदर से काट रहा है और घरों के अंदर रसोइयों तक घुस रहा है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या? जब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि वहां सांस लेना ही मौत को गले लगाने के बराबर हो गया है, तो क्या इसे महज पर्यावरण प्रदूषण की फाइल में दबाया जा सकता है? मतलब क्या ये सीधे तौर पर लोगों के जीवन जीने के अधिकार पर एक हिंसक हमला नहीं है? अगर कानूनी और मानवाधिकार के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। जब हवा इतनी जहरीली हो जाए और वो जहर आपकी थाली में गिरने लगे तो वो सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहता, वो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी खोजी रिपोर्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सच कहूं तो परेशान करने वाला हिस्सा सामने आता है, सिस्टम की भूमिका। या यूं कहें कि प्रशासन की पूरी तरह से अनुपस्थिति। वही तो। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब जब हवा में कंक्रीट उड़ रहा हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी यही सोचेगा कि प्रशासन क्या कर रहा है। स्रोत सामग्री के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 मौजूद है। रिपोर्ट में विशेष रूप से इस अधिनियम की धारा 21 और 22 का जिक्र किया गया है। हाँ, धारा 21 और 22। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर कानून की किताब में साफ साफ लिखा है कि इन धाराओं के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के कोई भी औद्योगिक इकाई काम नहीं कर सकती, तो फिर प्रशासन की इस चुप्पी का लॉजिक क्या है? देखिए, मतलब क्या कोई भी पुलिस अधिकारी या अधिकारी जाकर उस मिल का पावर कट नहीं कर सकता? तकनीकी रूप से हाँ, वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। 1981 का वायु अधिनियम बहुत ही स्पष्ट है। इसके तहत किसी भी मिल को चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अनिवार्य होती है। और ये सहमति उन्हें तभी मिलती है जब मिल मालिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या बैग फिल्टर्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं। अच्छा, 1 मिनट के लिए इन उपकरणों की कार्यप्रणाली को समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, ये इतनी भारी मात्रा में राख को हवा में जाने से रोकते कैसे? इसे आप एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक चुंबक की तरह समझ सकती हैं, जो सिर्फ धूल और राख को अपनी तरफ खींचता है। ओके। होता यह है कि जब मिल की भट्टी से राख भरा धुआं चिमनी की तरफ ऊपर बढ़ता है, तो ये मशीन उस धुएं में मौजूद राख के कणों को एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज दे देती है। फिर क्या होता है? जैसे ही वे कण चार्ज होते हैं, वे चिमनी के अंदर लगी विपरीत चार्ज वाली धातु की प्लेट्स पर बुरी तरह से चिपक जाते हैं। ओह, तो वो बाहर ही नहीं निकल पाते। बिल्कुल। नतीजतन चिमनी से बाहर सिर्फ साफ हवा निकलती है और सारी राख वहीं प्लेट्स पर रुक जाती है, जिसे बाद में सुरक्षित रूप से इकट्ठा करके उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण या डिस्पोजल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि तकनीक तो मौजूद है। हाँ, पूरी तरह से। और कानून भी मौजूद है। अगर एक मशीन उस राख को हवा में जाने से रोक सकती है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? सारा खेल लागत का है, पैसों का। अच्छा। इन मशीनों को खरीदने, इन्हें लगातार चलाने के लिए बिजली का भारी भरकम बिल भरने और फिर जो राख जमा हुई है उसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करने में बहुत खर्च आता है। मिल मालिक अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए सीधा सीधा ये पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन
अगर वे सरेआम कानून तोड़ रहे हैं तो प्रशासन चुप क्यों है? मतलब डॉक्यूमेंट्री में तो साफ तौर पर स्क्रीन पर एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चलता है, कानूनी उल्लंघन, प्रशासन मौन। हाँ, वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। जगदीशपुर प्रशासन, जिलाधिकारी यानी डीएम का कार्यालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन सब की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। तो क्या हमारे कानून केवल सजावटी हैं? मतलब क्या ये महज प्रशासन की अक्षमता है, या वे जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं और किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इसे सिर्फ अक्षमता कहना ना मामले को बहुत सरलीकृत करना होगा। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल तंत्र काम करता है, जिसे हम संस्थागत लकवा या सिस्टमिक पैरालिसिस कह सकते हैं। सिस्टमिक पैरालिसिस वो कैसे? होता यह है कि एक स्थानीय राइस मिल अक्सर उस इलाके की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन होती है। रोजगार का साधन। बिल्कुल, वो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है, स्थानीय किसानों से सीधे धान खरीदती है और भारी टैक्स भी भरती है। इसके साथ ही अक्सर ऐसा होता है कि मिल मालिकों का एक मजबूत राजनीतिक रसूख भी होता है। अच्छा। तो जब कोई स्थानीय अधिकारी ईमानदारी से कार्रवाई करने जाता भी है, तो उस पर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से भारी दबाव आता है। यानी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। एकदम सही। प्रशासन को अक्सर गांव वालों की सेहत और इलाके के आर्थिक ढांचे के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। मिल बंद की तो नौकरियां और अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, और चालू रखी तो लोग मरेंगे। और दुखद रूप से ऐसे मामलों में अर्थव्यवस्था और राजनीतिक रसूख अक्सर जीत जाते हैं। नियम और कानून किताबों में तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने की बारी आती है तो वो पूरी तरह से बेअसर साबित होते हैं। रिपोर्ट की वो एक पंक्ति इस पूरी स्थिति को बहुत ही काव्यात्मक और तीखे ढंग से बयां करती है। कानून की किताबों को इन्हीं राख भरी नालियों में बहाया जा रहा है। कानून की किताबों को राख भरी नालियों में बहाया जा रहा है। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा सच समेटे हुए है। बिल्कुल। जब कागजों पर लिखे नियम जमीन पर लागू ही नहीं होते हैं, तो उनकी अहमियत उस कंक्रीट बन चुके गंदे पानी से ज्यादा तो नहीं रह जाती ना? सही कहा आपने। तो जब ऐसा होता है, जब रक्षक ही आंखें फेर लेते हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएं बस एक कागजी शेर साबित होती हैं, तो फिर जमीन पर क्या होता है? ड्यूल और ककीला के इन 5000 निवासियों के पास आखिर क्या विकल्प बचता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कानूनी और प्रशासनिक ढांचे इस तरह से पूरी तरह विफल होते हैं ना, तो एक सामाजिक टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट मतलब सब्र का टूटना? हाँ, ये वो बिंदु है जहां एक समुदाय ये महसूस करता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब कोई पर्यावरणीय संकट किसी दूर जंगल या पहाड़ पर होता है, तो शायद आम लोग तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। ठीक है। क्योंकि वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को तुरंत प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ संकट लोगों के बेडरूम और रसोइयों तक पहुंच चुका है। जब जहर सीधे खाने की थाली में गिरने लगे, तो वो केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहता, वो अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है, सर्वाइवल की बात आ जाती है। और वो आक्रोश इस डॉक्यूमेंट्री के दृश्यों में साफ दिखाई भी देता है। द्यूल और कोकिला के ग्रामीणों के बीच अब सिर्फ डर या निराशा नहीं है। नहीं, अब वहां गुस्सा है। बिल्कुल, एक उबलता हुआ गुस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि गांव वालों के धैर्य का बांध अब टूट चुका है। वे स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस राख का तुरंत समाधान नहीं हुआ, तो ये एक विशाल सामूहिक आंदोलन का रूप ले लेगा। मुझे याद है एक दृश्य जो सीधा ध्यान खींचता है। हर उम्र के ग्रामीण, जिनमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं और महिलाएं भी शामिल हैं, वे सब एक साथ खड़े हैं। उनके पीछे वही मिल जहर उगल रही है, पैरों के नीचे राख से बजबजाती नाली है, लेकिन उनके हाथों में एक बड़ा सा बैनर है जिस पर लिखा है, हमें चाहिए स्वच्छ हवा। ये दृश्य ना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? ये इस बात का प्रतीक है कि समुदाय अब इस जहरीली हवा को अपनी नियति या अपनी किस्मत मानने से इनकार कर रहा है। वे अब प्रशासन से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वे ये समझ चुके हैं कि स्वच्छ हवा कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है जिसे सिर्फ बड़े शहरों या अमीरों के लिए रिजर्व किया गया हो। ये सामूहिकता की ताकत है। और जब कोई समुदाय इस स्तर पर संगठित होता है, तो उसे किसी भी प्रशासन के लिए अनदेखा करना असंभव हो जाता है। इसी प्रतिरोध और संघर्ष को दर्शाने वाला एक और दृश्य है उसमें,
जिसमें मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। कौन सा? पड़ी हुई राख की एक मोटी परत बिछी है। ऐसा लगता है जैसे वहां सब कुछ बंजर और मृत हो चुका है। हाँ, वो शॉट। लेकिन उसी सख्त कंक्रीट जैसी राख के सीने को चीरकर एक छोटा सा हरा भरा पौधा बाहर निकल रहा है और एक इंसान के हाथ ने उसे बहुत ही कोमलता से संभाला हुआ है। मतलब ये प्रदूषण के खिलाफ उम्मीद का एक बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल। वो राख जो एक तरह से विनाश और मौत का प्रतीक है, उसके बीच से जीवन का इस तरह से बाहर आना सिर्फ प्रकृति की ताकत को नहीं दिखाता। तो और क्या दर्शाता है? ये द्यूल और ककेला के लोगों की उस ऊर्जा और उनके संघर्ष को भी दिखाता है, जो इतने भारी औद्योगिक दबाव के बावजूद दबने को तैयार नहीं है। वो छोटा पौधा असल में उन बच्चों का भविष्य है जो इस वक्त उस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ये सच में मानव की उस अदम्य जिजीविषा, उस रेजिलियंस को दर्शाता है जो कभी हार नहीं मानती। सही कहा। चाहे मिल मालिकों का कितना भी पैसा लगा हो, चाहे प्रशासन का रवैया कितना भी उदासीन क्यों न हो, इस समुदाय की आवाज ना उस छोटे पौधे की तरह राख फाड़कर बाहर आ ही जाती है। उसे हमेशा के लिए कंक्रीट के नीचे नहीं दबाया जा सकता। और यही बात टीवी 15 इंडिया की इस रिपोर्ट को सिर्फ आरा या भोजपुर जिले की एक स्थानीय खबर से उठाकर एक राष्ट्रीय स्तर के विचार विमर्श का हिस्सा बना देती है। बिल्कुल। ये कहानी एक तरह का माइक्रोकॉज़म है। ये एक छोटे स्तर पर उस बड़े मॉडल को दिखाती है जो पूरे देश और दुनिया में कहीं ना कहीं अनवरत चल रहा है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को हम समेटें, जो लोग दियूल या ककीला में नहीं रहते, जिनका बिहार के इस इलाके से कोई सीधा वास्ता नहीं है, उनके लिए ये कहानी क्या मायने रखती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये कहानी उस विकास और औद्योगिकरण की असली कीमत दिखाती है जिसका अक्सर हमारे समाज में बहुत महिमा मंडन किया जाता है। जब जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन के बड़े बड़े आंकड़े पेश किए जाते हैं तो ये अक्सर भुला दिया जाता है कि उस तथाकथित विकास की नींव में किस तरह के भयानक समझौते किए गए हैं। ये एक बहुत ही क्रूर हकीकत है कि औद्योगिक मुनाफे को जब इंसानी जिंदगी से ऊपर रख दिया जाता है ना, तो कानून की किताबें सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती हैं। द्यूल की कहानी हर उस जगह की कहानी है जहां समाज के सबसे कमजोर लोगों को विकास की कीमत अपनी सांसों से चुकानी पड़ती है। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे एक सफेद मौत आसमान से गिरकर एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही है। हाँ, हमने ये समझा कि कैसे वो सिलिका युक्त राख नालियों को कंक्रीट में बदल देती है और लोगों के फेफड़ों को अंदर से छलनी कर देती है। 1981 के वायु प्रदूषण अधिनियम जैसे मजबूत कानून कागजों पर मौजूद है, फिल्टर लगाने की तकनीक भी मौजूद है, लेकिन वो सब कुछ आर्थिक और राजनीतिक हितों के बोझ तले दबा हुआ है। बिल्कुल दबा हुआ है। और अंततः कैसे ये पूरा संकट एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले रहा है, जहां लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। अब प्रशासन को ये तय करना होगा कि क्या वे किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के फटने का इंतजार करेंगे या समय रहते इस सफेद मौत पर लगाम लगाएंगे। ऐसी खोजी पत्रकारिता ही वो दबाव बनाती है जो सोए हुए सिस्टम को जगाने का काम कर सकती है। अंत में एक ऐसा विचार जो शायद काफी असहज करने वाला हो सकता है। जब घरों में बहुत चाव से चावल पकाया जाता है तो शायद ही कभी ये ख्याल आता हो कि उस चावल को तैयार करने वाली मिलों ने किसी पूरे गांव के फेफड़ों को राख से भर दिया होगा। ये सच में एक झकझोर देने वाला ख्याल है ना? तो अगली बार जब प्रदूषण, अर्थव्यवस्था या विकास की गति पर चर्चा हो तो ये विचार करने योग्य है कि हमारी